बर्फ से ढकी चोटियां, बर्फानी नदियां और हजारों साल पुराना शांत हिमालय। लेकिन इसके अंदर कहीं गहराई में एक ऐसी चीज छिपी हुई है जो इस शांति भरे माहौल में एक ही झटके में तबाही ला सकती है। और वो चीज है बर्फ की तह के नीचे दबी एक न्यूक्लियर मशीन, जिसके अंदर 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स हैं। शॉकिंगली इस मशीन में जापान के नागासाकी में तबाही मचाने वाले एटॉमिक बम से 1/3 क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव मटीरियल भरा हुआ है। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि ये मशीन यहाँ किसी हादसे में नहीं आई, बल्कि इसे साल 1965 में ला कर रखा गया था अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी CIA के द्वारा। ये अमेरिकन्स का एक ऐसा सीक्रेट मिशन था जिसके बारे में देश की पार्लियामेंट को भी नहीं बताया गया था। लेकिन जब अमेरिकन्स इस मशीन को वापस ले जाने आए तो वो जगह जहाँ ये रखी थी वहाँ सिर्फ खाली बर्फ थी। मशीन गायब हो चुकी थी। कोई ये तक नहीं जानता था कि मशीन गई कहां है। आज 61 साल हो चुके हैं और वो मशीन आज भी हिमालय के अंदर कहीं दबी हुई है। उसके अंदर से लगातार गर्मी रिलीज हो रही है, बर्फ पिघल रही है और वो पिघला हुआ पानी जा रहा है उन नदियों में जिसे 40 करोड़ से ज्यादा लोग रोज पीते हैं। ये प्रैक्टिकली वो नदियां हैं जिनका पानी पी के आधा भारत जीता है और इस लिस्ट में गंगा रिवर भी शामिल है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानेंगे नंदा देवी मिशन के बारे में, जिसमें एक न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय की पहाड़ियों में कहीं खो गया और जिसके बारे में लोकल्स का आज भी ये कहना है कि आज भी उसकी वजह से हिमालय में तबाही भरे फ्लड्स आते हैं और हमारी रिवर्स रेडिएशन से पॉल्यूटेड हो रही है। 7 फरवरी 2021 सुबह का वक्त है। उत्तराखंड का चमोली। पहाड़ों पर बर्फ जमी है और नीचे छोटे छोटे गांव में लोग सो रहे हैं। सब नॉर्मल लग रहा है कि तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। पहाड़ों से एक ऐसी तेज आवाज आती है जैसे हजारों ट्रक एक साथ गिर रहे हो और फिर नदी का पानी काला हो जाता है। मिट्टी, पत्थर, बर्फ सब मिला हुआ। ये पानी नीचे गांव में इतनी तेजी के साथ आता है कि लोगों को भागने तक का समय नहीं मिलता। पुल टूट जाते हैं, घर बह जाते हैं। तपोवन धाम पर काम करने वाले मजदूर टनल के अंदर फंस जाते हैं। एक ही सुबह में 200 से ज्यादा लोग या तो मारे जाते हैं या गायब हो जाते हैं। पूरा देश कहता है बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा टूट गया। साइंटिस्ट कहते हैं ऊपर से पत्थर और बर्फ गिरी। लेकिन पहाड़ों के नीचे रहने वाले लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। रानी गांव का एक आदमी कैमरा के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में डर है। वो कह रहा है कि सर्दी में इतनी बर्फ कैसे टूट सकती है। ऊपर जो अमेरिका वाला न्यूक्लियर मशीन है ना, वही अंदर से गर्मी दे रहा है। बट वेट, न्यूक्लियर मशीन? भाई कैसी मशीन? और आखिर अमेरिका की न्यूक्लियर मशीन हमारे हिमालय में क्या कर रही है? देखो, ये जानने के लिए हमें और आपको इतिहास में पीछे जाना होगा। साल 1962 में जब इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। देखो, इंडिया और चाइना में उस वक्त अच्छी दोस्ती थी। दोनों देश लगभग एक ही समय पर आजाद हुए थे और इंडिया को लगता था कि चाइना हमारा भाई है। दोनों देशों ने वादा किया था कि वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन अक्टूबर 1962 में चाइना ने अचानक से इंडिया पर हमला कर दिया और वो भी बिना किसी वार्निंग के। हमारे फौजी -40 डिग्री सेल्सियस में लड़ रहे थे और उनके पास तो सही से हथियार तक नहीं थे। बस एक ही महीने में इंडिया ने अपनी बहुत सारी जमीन चाइना को दे दी। ये हार इतनी बुरी थी कि देश पूरा टूट गया। जिस देश को हमने अपना दोस्त समझा, उसी ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन चाइना का सबसे खतरनाक कदम तो अभी बाकी था और जब वो कदम आया तो उसने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि उसने तो अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। 16 अक्टूबर 1964 चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया। जगह थी शिंगजियांग प्रोविंस का लोपनूर एरिया जो तिब्बत के पास है। एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि अब चाइना के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब जरा सोचिए कि उस वक्त इंडिया के लिए तो ये सीधा खतरा था। जिस पड़ोसी ने 2 साल पहले हमला किया था, अब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ चुका है। लेकिन एक और देश था जिसको चाइना की इस बॉम्ब से और भी ज्यादा टेंशन हुई और वो था अमेरिका। क्योंकि देखो, अमेरिका ये चाहता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ उसके पास ही रहे, क्योंकि जितने कम देशों के पास ये बॉम्ब होगा उनकी उतनी ही ज्यादा चलेगी। और अब चाइना ने उसकी ये प्लानिंग बुरी तरीके से बिगाड़ दी थी।
अब अमेरिका को जल्द से जल्द ये जानना था कि चाइना के पास कितने और न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल्स मौजूद हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि साल 1964 में अमेरिका के पास आज जैसी सैटेलाइट्स नहीं थी, मतलब ऊपर से कैमरा लगाकर नीचे नहीं देखा जा सकता था। तो फिर सवाल ये था कि फिर आखिर चाइना के ऊपर नजर कैसे रखी जाएगी। वेल गाइस, इसका जवाब मिला एक पार्टी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक चलती पार्टी में। वॉशिंगटन डीसी में एक कॉकटेल पार्टी चल रही है। वहां दो आदमी बात कर रहे हैं। एक है जनरल कर्टिस ली में, अमेरिका की एयरफोर्स का सबसे बड़ा ऑफिसर, और दूसरा है बैरी बिशॉप, एक फोटोग्राफर जो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करता है और माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है। बिशॉप ली में से बातों ही बातों में ये कहता है कि एवरेस्ट की चोटी से लिटरली बहुत दूर दूर तक का दिखता है। अब ये सुन के ली में के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर हम हिमालय में किसी भी तरीके से एक ऊंची चोटी पर कैमरा जैसी मशीन लगा दें तो चाइना में क्या चल रहा है वो सीधा हमें यहीं पर ही दिखने लगेगा। और बस एक पार्टी की सिर्फ इसी बात से लिटरली एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है जिसका नाम था ऑपरेशन हैट। अब प्लान ये है कि हिमालय की किसी भी ऊंची चोटी पर एक मशीन लगानी है। ये मशीन चाइना की न्यूक्लियर टेस्ट साइट से निकलने वाले रेडिएशन को पकड़ लेगी। अब इससे होगा ये कि जैसे ही चाइना कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा, सीधा का सीधा अमेरिका को उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंची चोटी पर मशीन लगाओगे तो उसे चलाएगा कौन? बिजली कहां से आएगी, क्योंकि इतने ऊपर बिजली के तार नहीं पहुंच सकते। सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो वो भी बर्फ से ढक जाएंगे। जनरेटर अगर लगाया जाए तो रोज चढ़कर डीजल कोई भी नहीं डाल सकता। तो इसीलिए सीआईए ने एक ऐसा पावरफुल सोर्स चूज किया जो एक बार में 88 साल तक खुद से बिजली बना सकता है, और उसका नाम था स्नैप 19C। इसको सिंपल में समझो तो ये एक न्यूक्लियर बैटरी थी। अब देखो गाइज, इस पॉइंट पर हमें इस न्यूक्लियर बैटरी के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर गए तो आगे की पूरी स्टोरी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। देखो, इस बैटरी के अंदर 7 छोटे छोटे कैप्सूल्स थे। इन कैप्सूल्स में प्लूटोनियम भरा था, और प्लूटोनियम एक ऐसी चीज है जो अपने आप गर्मी देती है बिना किसी आग और बिजली के। अब प्लूटोनियम की इस गर्मी से बिजली तो बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा भी होता है। देखो, अगर ये बाई चांस किसी भी तरीके से टूट जाए या फिर खुल जाए तो इसमें से निकलने वाली रेडिएशन लोगों को बीमार कर सकती है, पानी को जहर बना सकती है और जमीन को बरसों तक बंजर कर सकती है। तो अब सवाल यह है कि इस मशीन में फिर कितना प्लूटोनियम था? जवाब है 4 किलो। अब ये 4 किलो कितना होता है? देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जापान के नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें 5 किलो प्लूटोनियम था। मतलब इस छोटी सी मशीन में नागासाकी बॉम्ब का 1/3 प्लूटोनियम भरा था, और पूरी मशीन का वेट था 57 किलो, मतलब एक छोटे फ्रिज जितना भारी। तो अब इसके बाद सवाल ये है कि फिर आखिर इस मशीन को लगाना कहां पर है? देखो, इसके लिए पहले डिसाइड किया गया कंचनजंगा, जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन रियलिटी में कंचनजंगा पर चढ़ना एवरेस्ट के कंपैरिजन में भी मुश्किल माना जाता है। अब इस कंडीशन में 57 किलो की मशीन को कंधे पर लेकर कंचनजंगा चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो प्लान बदलना पड़ा। नया टारगेट बना नंदा देवी, इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। हाइट 7,816 मीटर। ये उत्तराखंड के चमोली में है। जी हाँ, वही चमोली जहाँ 2021 में भीषण बाढ़ आई थी। लेकिन इस लोकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि नंदा देवी से चाइना का शिंगजियांग एरिया साफ दिखाई देता है। मतलब यहाँ मशीन लगाओ तो चाइना पर सीधी नजर आसानी से रखी जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। देखो, नंदा देवी इंडिया में मौजूद है और अमेरिका ऐसा सीधा उठकर इंडिया में कहीं पर भी मशीन नहीं लगा सकता। उसे इंडिया की परमिशन चाहिए। सीआईए ने इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करी और सीधा कहा कि देखो, चाइना तुम्हारा भी दुश्मन है और हमारा भी। 1962 में वो तुम्हें धोखा दे चुका है और अब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। अगर मिलकर उसके ऊपर नजर रखेंगे तो इसमें इंडिया और अमेरिका दोनों का फायदा है। इंडिया को ये बात सही लगी और हमारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने परमिशन दे दी। लेकिन ये पूरी बात छिपाई गई। देश की पार्लियामेंट को नहीं बताया गया, आम लोगों को नहीं बताया गया, सिर्फ गिने चुने कुछ टॉप ऑफिसर्स को ही ये बात पता थी। तो अब समय आ चुका था टीम बनाने का, और ये टीम कोई आम टीम नहीं हो सकती थी, क्योंकि प्रैक्टिकली 57 किलो की एक न्यूक्लियर मशीन को लेकर जाना था 25,000 फीट ऊंचाई पर। इंडिया की तरफ से कमांड दी गई कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली को। इंडियन नेवी के वो ऑफिसर जो पिछले कुछ महीने पहले इंडिया की पहली सक्सेसफुल एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड कर चुके थे।
कोहली ने अपनी टीम में उन लोगों को बुलाया जो एवरेस्ट चढ़ चुके थे। इसमें सोनम गायस्टो, हरीश रावत और सोयम वांग्याल के साथ 14 S14 शेरपा भी शामिल थे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बैरी बिशॉप ने अपनी अलग टीम बनाई। इस टीम में थे डेव डिंगबैन और ल्यूट जेस्टर्ड। ये सभी एवरेस्ट चढ़ चुके थे। साथ में CIA के लोग, न्यूक्लियर इंजीनियर्स और सिग्नल एक्सपर्ट्स भी थे। पूरी टीम को अमेरिका में पहली ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। अमेरिकन क्लाइंबर्स को इंडियन रंग का लोशन दिया गया ताकि लोकल लोगों को ये शक ना हो कि उनके आसपास फॉरेनर्स मौजूद हैं। और गाइस, फिर आया अक्टूबर 1965 का वो दिन जहां से एक ऐसा मिशन स्टार्ट हुआ जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अक्टूबर 1965 टीम नंदा देवी की तरफ निकलती है। बेस कैंप से चोटी तक 125 किलोमीटर का रास्ता है। इस पूरे रूट में उन्हें बीच में 4 कैंप बनाने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मशीन को थोड़ा थोड़ा करके रिले में ऊपर लेकर जाना है। पहले 2 लोग एक लेवल तक जाएंगे, फिर अगले 2 और ऊपर। अब यहाँ पर ये समझिए कि ऐसा ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ये चढ़ाई कोई आम चढ़ाई नहीं है। देखो, 25,000 फीट पर ऑक्सीजन जमीन से 40% कम हो जाती है। मतलब हर सांस में उतनी हवा नहीं मिलती है जितनी बॉडी को चाहिए होती है। इस कंडीशन में भाई खुद दिमाग ही काम करना बंद करना चाहता है। टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी ठंड की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं कुछ ही मिनट में। और इन सब के बीच इन लोगों की पीठ पर एक 57 किलो की मशीन रखी हुई है। और यही गाइस हमें एक डरावनी बात पता चलती है। देखो, कोहली ने अपनी किताब स्पाइस इन हिमालयाज में ये लिखा है कि रात को जब शेरपा को बहुत ज्यादा ठंड लगती थी तो वो इस मशीन के पास चिपक कर सो जाते थे क्योंकि ये मशीन अंदर से गर्म रहती थी। असल में प्लूटोनियम की वजह से इस मशीन के अंदर से गर्मी निकलती थी। शेरपास को ये लगता था कि ये बस एक गर्म मशीन है। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि ये रेडियो एक्टिव है। वो गर्मी जो उन्हें राहत दे रही है, वही गर्मी उनके शरीर को अंदर से नुकसान भी पहुंचा रही थी। टीम धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रही। वो पहले कैंप 1 पहुंचे, फिर कैंप 2 पहुंचे, कैंप 3 पहुंचे। हर लेवल पर कोई ना कोई मुश्किल आई। रस्सियां टूटी, बर्फ के टुकड़े गिरे, लोगों की तबीयत खराब हुई, लेकिन टीम नहीं रुकी। और फिर वो कैंप 4 के पास पहुंचते हैं, चोटी से सिर्फ 2000 फीट नीचे। मतलब बस 600 मीटर और चढ़ना है। सबको लगता है कि काम हो जाएगा कि तभी अचानक से हिमालय अपना असली रूप दिखा देता है। अचानक से वहां पर एक बर्फ का तेज तूफान आता है। हवा इतनी तेज कि इंसान खड़ा ही नहीं रह सकता। बर्फ इतनी कि 1 फुट आगे का दिखना बंद हो जाता है। टेम्परेचर और नीचे गिरने लगता है। कैप्टन कोहली तुरंत समझ जाते हैं कि अगर अभी 1 मिनट और वो यहाँ पर रुकते हैं तो उनकी पूरी टीम यहीं मर जाएगी। वो फैसला लेते हैं कि मशीन को यहीं छोड़ दो और तुरंत नीचे की तरफ भागो। कमांड मिलते ही टीम ने स्नैप 19C जनरेटर को कैंप 4 के पास एक बड़े पत्थर के किनारे पर रख दिया। रस्सियों से उसे बांधा और बर्फ से वो तुरंत ही ढक गया। प्लान ये था कि 2-3 महीने के बाद जब मौसम साफ हो जाएगा तो वापस ऊपर आकर मशीन को चोटी पर ले जाएंगे। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था, बस कुछ महीनों की ही बात थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने इन चंद महीनों को लिटरली 61 सालों में बदल दिया और वो मशीन हमें आज तक नहीं मिली। मई 1966 सर्दी खत्म हुई, बर्फ पिघल रही है। एक रिकवरी टीम नंदा देवी की तरफ निकलती है, वहीं जगह पर जाने के लिए जहां मशीन रखी गई थी। लेकिन जैसे ही ये टीम कैंप 4 के पास पहुंचती है, लिटरली वहां पर उन्हें एक ऐसा नजारा दिखता है जिसकी वजह से उनके पैर वहीं जम जाते हैं। वो पत्थर जहां मशीन रखी गई थी, अब वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली जगह है। सर्दी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एवलांच आया था। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बर्फ का एक मोटा टुकड़ा टूटकर यहाँ से नीचे गिरा था और उसी टुकड़े ने इस पूरे ही एरिया को साफ कर दिया। मशीन, जनरेटर, प्लूटोनियम कैप्सूल सब कुछ बर्फ में बह चुका था। वो सब कहाँ गया, लिटरली किसी को भी नहीं पता है। अमेरिकन क्लाइंबर डेव डिंगमैन ने बाद में बताया कि उन्होंने पूरे एरिया को एक स्पेशल मशीन से स्कैन किया था जो प्लूटोनियम के रेडिएशन को पकड़ सकती थी, लेकिन कुछ नहीं मिला, एक सिग्नल भी नहीं। उनका कहना था कि मशीन या तो किसी गहरी दरार में गिर गई या फिर ग्लेशियर के अंदर कहीं दबी रह गई। अब जरा सोचिए कि एक न्यूक्लियर मशीन जिसके अंदर 7 प्लूटोनियम कैप्सूल मौजूद है, वो हिमालय की बर्फ के नीचे कहीं ऐसे ही दबी हुई है और उसमें मौजूद प्लूटोनियम अपने आप गर्मी देता रहता है, बिना रुके, बिना थके। मतलब वो मशीन जहां भी है वो लगातार बर्फ को पिघला रही है। और वो पिघला हुआ पानी कहां जाएगा? जी हाँ,
नीचे नदियों में, ऋषि गंगा में, फिर धौली गंगा में, फिर अलकनंदा में, और अलकनंदा मिलती है गंगा में। वही गंगा जिसका पानी 40 करोड़ से ज्यादा लोग रोज पीते हैं। अब इस पॉइंट पर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अगर मशीन खो गई तो ये मिशन भाई अनसक्सेसफुल हो गया, राइट? जी नहीं गाइस, गलत। CIA ने तब भी हार नहीं मानी। 1967 में CIA ने एक दूसरी मशीन नंदा कोट पर लगाई, जो नंदा देवी से 15 किलोमीटर दूर एक और चोटी है, और लकीली इस बार मिशन सक्सेसफुल रहा। मशीन लगी, सिग्नल आए, कुछ महीने तक चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटी मॉनिटर हुई। 1968 में ये मशीन सेफली नीचे उतारकर वापस अमेरिका भी ले जाई गई। मतलब टेक्नोलॉजी काम करती थी, प्लान सही था, लेकिन फिर भी पहली मशीन जिसमें प्लूटोनियम भरा था वो नहीं ढूंढी गई। CIA ने ट्राई करना छोड़ दिया। उनका ऑफिशियल जवाब था कि वो तूफान में कहीं खो गई। जी हाँ, बस इतना ही। मानो वो कोई न्यूक्लियर मशीन नहीं बल्कि बरसात में खोया हुआ कोई छाता हो। 13 साल तक ये पूरी बात दबाई गई। ना अमेरिका ने बताया, ना इंडिया ने। लेकिन साल 1978 में एक अमेरिकन मैगजीन आउटसाइड में जर्नलिस्ट हावर्ड कोहन ने एक आर्टिकल लिखा, द नंदा देवी कैपर। इस आर्टिकल में पहली बार दुनिया को ये बताया गया कि CIA ने इंडिया के साथ मिलकर नंदा देवी पर एक न्यूक्लियर मशीन लगाई थी और वो खो गई। ये खबर बॉम्ब की तरह फटी। अमेरिका में सवाल उठे, इंडिया में लोकसभा में हंगामा मच गया। 17 अप्रैल 1978 प्राइम मिनिस्टर मोनार्जी देसाई पार्लियामेंट में खड़े होते हैं। पहली बार सरकार ऑफिशियली मानती है कि हाँ, 1965 में एक सीक्रेट मिशन हुआ था। हाँ, न्यूक्लियर मशीन खोई थी। हाँ, वो आज तक भी हमें नहीं मिली। देसाई कहते हैं कि BARC के साइंटिस्ट ने लगातार इस पर रिसर्च करी, कोई भी रेडिएशन लीक का कोई चांस नहीं है। एक कमेटी बनी, आत्माराम कमेटी, उसने भी कहा कि फिलहाल कोई खतरा नहीं, लेकिन एक सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया कि भाई वो मशीन कहाँ है। और प्रैक्टिकली यही वो सवाल है जिसका जवाब आज 2026 में भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि तब से बहुत कुछ बदला है। IIT कानपुर की स्टडी ये बताती है कि 1980 से 2017 के बीच नंदा देवी के पास 26 स्क्वायर किलोमीटर ग्लेशियर खत्म हो चुका है। ये कितना है? लगभग चंडीगढ़ सिटी के बराबर। अब वहाँ पर बर्फ की जगह बारिश होने लगी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और अगर वो प्लूटोनियम कैप्सूल ग्लेशियर के अंदर मौजूद है तो वो हर साल ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हर साल पानी के और करीब आ रहे हैं। अब देखो, प्लूटोनियम 238 की एक खास क्वालिटी होती है, उसकी हाफ लाइफ 88 ईयर्स की होती है। मतलब 88 साल तक वो अपनी आधी ताकत से गर्मी देता रहता है। 1965 से आज तक सिर्फ 61 साल हुए हैं। मतलब वो कैप्सूल आज भी लगभग 60% एक्टिव है, अभी भी गर्मी दे रहे हैं, अभी भी बर्फ पिघला रहे हैं। शॉकिंगली 2021 में चमोली की बाढ़ के बाद ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया। साइंटिस्ट ने कहा कि फ्लड का न्यूक्लियर मशीन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन पहाड़ों के गांव में रहने वाले ये नहीं मानते। उनका कहना है कि जब भी पहाड़ में तेज धमाके की आवाज आती है और धुआं उठता हुआ दिखता है, हम डर जाते हैं कि कहीं वो मशीन फट तो नहीं गई। पिछले 60 सालों से वो सभी लोग इसी डर के साथ जी रहे हैं। कैप्टन कोहली, जिन्होंने 1965 में ये मिशन लीड किया था, उन्होंने 2015 में ये कहा, वो मशीन आज भी वही है, बर्फ के नीचे एक बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही है। कोहली जून 2025 में 93 साल की उम्र में गुजर गए। उनकी आखिरी चिंता भी यही थी। दिसंबर 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मिशन पर एक बड़ी रिपोर्ट छापी। पूरे इंडिया में फिर से ये बात उठी कि भाई आखिर वो मशीन है कहां पर। अब देखो गाइस, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये समझिए कि ये मशीन कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये हिरोशिमा या नागासाकी की तरह एकदम से फटकर यहाँ पर तबाही नहीं मचाएगी, लेकिन इस चीज से खतरा कम नहीं होता। देखो, अगर उन कैप्सूल्स की भारी धातु जो एक खास स्टील की बनी हुई होती है, अगर वो टूट गई या फिर गल गई तो प्लूटोनियम सीधा पानी में मिक्स होगा, और वो पानी ऋषि गंगा से अलकनंदा में आएगा, अलकनंदा से गंगा में, और गंगा के किनारे 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। उनके पीने का पानी, उनकी खेती, सब कुछ गंगा पर ही निर्भर होता है। अब इस कंडीशन में अगर गंगा का पानी पॉल्यूटेड हो गया तो इससे क्या हो सकता है ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं है कि मशीन खो गई, सबसे बुरी बात तो ये है कि मशीन खोने के बाद सबने भूलने का नाटक किया। एक तरफ CIA ने कहा कि तूफान में वो बस गायब हो गई,
दूसरी तरफ इंडिया ने कहा, हमने जांच की, हमें कुछ भी नहीं मिला, ना कोई नया ढूंढने का प्लान बना, ना ही किसी इंटरनेशनल टीम को बुलाया गया और ना ही किसी को इस मैटर में सजा दी गई। साल 2023 में एक जर्नलिस्ट ने गवर्नमेंट से आरटीआई मांगी, मतलब कि उन्होंने वो इंफॉर्मेशन मांगी जिसकी वजह से उन्हें ये पता चल सके कि बाद में इस मिशन का क्या हुआ। उसका जवाब मिला कि इस चीज का पूरा जवाब देना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब लिटरली आज भी हमें इसका जवाब किसी भी ऑफिशियल सोर्स से नहीं मिलता। अब देखो गाइस, नंदा देवी कोई आम पहाड़ नहीं है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी से ग्लेशियर से वो नदियां निकलती हैं जो मिलकर गंगा बनाती हैं और इसी पहाड़ के अंदर कहीं किसी गहरी दरार में किसी पुरानी बर्फ की तह के नीचे 7 प्लूटोनियम कैप्सूल दबे हैं। 61 साल से गर्मी दे रहे हैं, कोई नहीं जानता कि वो कहां है, कोई नहीं जानता कि वो अब सही सलामत है या टूट चुके हैं, कोई नहीं जानता कि वो पानी में मिल रहे हैं या फिर नहीं। और इन सब के बीच में सबसे डराने वाली बात यह है कि कोई इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। तो गाइस, अब ये सारी चीजें देखकर आपको क्या लगता है? क्या सच में हिमालय में आने वाली तबाही के पीछे इसी मशीन का हाथ है या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से इस मशीन की रियलिटी पूरी दुनिया के सामने आए? उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को हर एक भारतीय के साथ शेयर जरूर करना गाइस, ताकि हर एक के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल बनाए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है ना भाई, इसे भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।